दोस्तों स्वागत है आपका मैकेनिस्टिक यूनिवर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमने इससे पहले यूनिट सिस्टम जो कि चैप्टर 1 है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस का, उसके साथ अपन ने डील कर चुके हैं। वहां पे हमने यूनिट सिस्टम में जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा की थी। और आज हम लोग इसका दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हम लोग धातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो धातुओं को अलग अलग उनमें क्या होता है, धातुओं में अलग अलग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हम उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको कैटेगराइज करते हैं, अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है, इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। सबसे पहला भौतिक को हम उसके रंग, भार या उसके बनावट या फिर उनके और भी कुछ ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से हम लोग उनको पहचान सकते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पे रंग, तो रंग जैसे अलग अलग उनके रंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ आयरन के बारे में बात करता हूँ तो आयरन थोड़ा सा रेडिश होता है, डार्क रेडिश होता है। अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम या सिल्वर की तो वो व्हाइट कलर का होता है। और अगर मैं बात करता हूँ पीतल की तो पीतल पीले कलर का होता है, आप भी जानते हैं। तो इस तरह से हम रंग से क्या करते हैं, उन मेटल्स को जो धातुएं हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उनको देख के पहचान सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, भार की बात करते हैं। तो भार क्या होता है, जो लौह धातुएं होती हैं वो भारी होती हैं एज कंपेयर टू जो अलौह धातु है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, ये क्या होती हैं, हल्की होती हैं लोहे के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, बनावट के आधार पर जिनका इंटरनल जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, चाहे मैं लौह धातुओं की बात करूं या फिर अलौह धातुओं की बात करूं। इसके बाद अगला चालकता मतलब क्या, कंडक्टिविटी। जो लौह धातु होती हैं और अलौह धातु हो तो धातुओं में जो कंडक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो काफी ज्यादा जो होती है वो सिल्वर में होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद कॉपर में होती है। कभी भी आप भी देखे होंगे जो वायर होते हैं जहाँ करंट फ्लो की जाती है, करंट का बहाव होता है, तो वो हमेशा जो होते हैं या तो सिल्वर के बनाए जाते हैं या फिर कॉपर, नहीं हो पाया तो फिर एल्यूमिनियम का सस्ता पड़ता है तो उसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनमें क्या होता है, कंडक्टिविटी की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। चुंबकीय गुण, जो लौह धातु हैं उनमें चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, आपको भी पता होगा लोहे में चुंबकीय गुण होता है, लेकिन जो अलौह धातु है उनमें चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता। तो आप लोग ये इतना तो समझ गए होंगे कि जो भौतिक उनकी विशेषताएं हैं या फिर गुण हैं वो किस तरह से अपन उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये जब अपन मशीन में सेट करते हैं किसी भी जॉब को, तो लोड लगाने के बाद जो इफेक्ट आता है वहां पे अपन इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। लोड लगाने के बाद ही इनकी प्रॉपर्टीज का अपन पता कर पाते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का यही मतलब है कि जब आप किसी भी मशीन में लेके जाओगे किसी भी मटेरियल की जॉब को, तो वहां पे आप लोड लगाओ और वहां से आप अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता करो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सामर्थ्य के बारे में कि स्ट्रेंथ क्या होती है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर आकार में परिवर्तन, किसी भी मैं अगर जॉब में लोड लगाऊं लेकिन उसके आकार में परिवर्तन ना हो, ठीक है दोस्तों, तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बाहरी बल कितना भी लगे उसकी वजह से भी वो टूटे ना, तो वो जो उसकी शक्ति है उसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कोई मटेरियल ले लेता हूँ, जैसे लोहा ले लिया, उसमें मैंने जैसे 100 न्यूटन का लोड लगाया तो 100 न्यूटन तक वो क्या हो रही है, सहन कर ले रही है उतना लोड, वो टूट नहीं रही है। लेकिन अगर उसकी अल्टीमेट जो लिमिट होती है कि वो 100 न्यूटन तक ही भार सहन कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है, तो उसकी स्ट्रेंथ मैं मान लूंगा कितनी है, 100 न्यूटन ही है। अगर उससे ज्यादा लोड लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो आपको स्ट्रेंथ समझ आया होगा। दूसरी बात अपन क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी, प्रत्यास्थता क्या होती है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो दोस्तों अगर अपन किसी भी धातु को अगर लोड लगाते हैं किसी भी धातु पर, तो वो क्या होती है, विकृत हो जाती है, उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं किसी भी मेटल में, फॉर एग्जाम्पल ये अपना मेटल था, इसमें हमने क्या किया, तनाव बल लगाया, मतलब कोई भी एक रॉड ले ली उसको खींचा अपन ने दोनों तरफ से पकड़ के, तो क्या होता है, थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी इस तरह से कुछ, ये इसकी लंबाई बढ़ चुकी है। लेकिन अगर जैसे ही मैं वो जो तनाव बल लगाया था अगर मैं उसको छोड़ दूं, हटा दूं अगर उस बल को, तो क्या होगा, ये पुनः अपनी जो ओरिजिनल स्थिति है वहां पे आ जाएगी। तो ये इसकी कौन सी क्वालिटी है, ये इसकी इलास्टिसिटी की क्वालिटी है। इसमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जा रहा है, लेकिन ये भी एक लिमिट तक होता है। इसमें भी एक्सपांसन है, अगर उस एक्सपांसन लिमिट के बाहर अपन चले जाते हैं तो वहां पे कौन सी क्वालिटी आ जाती है, प्लास्टिसिटी की क्वालिटी आ जाती है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि अगर अपन लोड लगाए तो जैसे अभी इलास्टिसिटी में क्या हो रहा था कि आंशिक रूप से नहीं, यहाँ पे पूर्ण रूप से जो उसका ओरिजिनल शेप था उसमें आ जा रही थी वस्तु, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर मैं प्लास्टिसिटी की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा
कि जो वस्तु है वो पुरानी अवस्था में पूर्ण रूप से नहीं आ पाती। यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मैंने लोड लगाया तो वो कुछ आंशिक रूप से ही उसका क्या होगा, पुनः अपनी आकृति पे आ पाएगी, पूरी तरह से अपना रूप नहीं ले पाएगी, उसका जो ओरिजिनल शेप था उतना नहीं ले पाएगी। तो ये इसकी प्लास्टिसिटी थी। अब हार्डनेस की बात करता हूँ कि कोई भी धातु कितनी हार्ड हो सकती है या फिर कितनी सॉफ्ट हो सकती है, हम उसको टेस्ट करके ही जानते हैं। तो हार्डनेस के लिए भी कई अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे VHN होते हैं, रॉकवेल टेस्ट होता है, ब्रिनल हार्डनेस, ऐसे कई टाइप के टेस्ट होते हैं। तो हार्डनेस को हम कैसे पता करें? तो हार्डनेस को पता करने का एक ही तरीका है कि एक धातु को आप लो और उसको दूसरे धातु के ऊपर स्क्रैच करो, और वहां स्क्रैच करने के लिए कितना लोड लगाया जा रहा है, कितना फोर्स से अपन उसमें स्क्रैच कर पा रहे हैं, या फिर एक इंडेंट बना पा रहे हैं, एक छोटा सा इंडेंट वहां पे दाग बना पा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी हार्डनेस वहां से पता चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैसा लिखा है, एक धातु दूसरे धातु को खरोच सके। अगर मैं किसी धातु को लेकर दूसरे धातु को अगर वो खरोच सकता हूँ, उसका मतलब क्या है, उस धातु से जो सेकंड वाली धातु है वो कम कठोर है, ठीक। अब उसके बाद बात करता हूँ डक्टिलिटी या फिर तन्यता का। तो अगर किसी धातु में ऐसा गुण है जिससे उसको खींचकर उसको पतले पतले तारों में बनाया जा सके, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कॉपर के तार हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के हैं, सिल्वर के हैं, उनके क्या बना जा सकते हैं, खींच खींच के तार बनाए जा सकते हैं। जिनमें भी ऐसी क्वालिटीज होती हैं उन क्वालिटीज को क्या कहते हैं, तन्यता, तन्य कर सकते हैं, उनको खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रिटलनेस की। तो ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की कि अगर मैं उसमें लोड लगाऊं, एक लिमिट से ज्यादा अगर लोड लगाता हूं तो वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूं कि लोहे की, तो लोहा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता है, उसमें ब्रिटलनेस का गुण पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब उसमें लोड लगाया जाता है तो वो अगर बहुत ज्यादा लोड लगा दिए तो वो अलग अलग पार्ट में विभक्त हो जाता है, अलग अलग भागों में बट जाता है, तो वो उसकी ब्रिटलनेस की क्वालिटी आ गई। उसके बाद बात करते हैं अपन कंप्रेसिबिलिटी पर। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, अगर मैं किसी धातु पर बल लगाऊं, बहुत ज्यादा उसमें फोर्स लगाऊं, कैसा कंप्रेसिव फोर्स लगाऊं, कुछ इस तरह से, ये अपनी धातु है, इस पे हमने दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ठीक है, तो वो अपने आकार को ना बदले, वो उस लोड को सहन कर ले, तो वो उसकी कौन सी क्वालिटी होगी, वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। कि इतना लोड, जैसे मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन लगा दिया और यहाँ पे 10 न्यूटन लगा दिया, लेकिन वो अपने शेप में परिवर्तन नहीं कर पाई, वो उतने लोड को सहन कर गई, तो वो उसकी कौन सी होगी क्वालिटी, कंप्रेसिबिलिटी होगी, संपीडन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी क्या है कि किसी भी धातु का अगर अपन जॉब बना लेते हैं एक, ठीक है, जैसे एक हमने जॉब बनाया, अब इसी का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। इस धातु को हम लेके गए लेथ मशीन में, और लेथ मशीन में जैसे मेरे को कटिंग करनी है, इसकी कटिंग करनी है थोड़ी सी, तो कटिंग टूल एक होगा जो इसकी कटिंग करेगा, ठीक है, इस तरह से कुछ कटिंग टूल होगा जो इसकी कटिंग करे। तो ये कटिंग टूल कितना आसानी से इसको काट सकता है, वो उसकी मशीनेबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है। तो मशीनेबिलिटी या मशीनता को आप समझ गए होंगे। उसके बाद बात करते हैं चिमड़पन क्या होता है। तो चिमड़पन क्या होता है, अगर किसी धातु पर मैं लोड लगाऊं, है ना, तो जैसे कोई शाफ्ट है, ठीक है, तो इस पर मैं किसी भी तरह का लोड लगाऊं, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं या फिर टॉर्क लगा रहा हूं, तो वो क्या करे, एक नया आकार ग्रहण कर ले, लेकिन वो ब्रेक ना हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपके पास एक मार्कर है, जैसे मेरे पास, तो मैं इस पर लोड लगा रहा हूं तो ये विकृत हो जाएगी, जैसे मैं इधर से ऐसे मोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये मुड़ जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं होगा। तो ये इसमें कौन सी क्वालिटी है, इसमें टफनेस की क्वालिटी, चीमड़पन की। और एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं चीमड़पन की कि आप जो पेड़ वगैरह होते हैं, जो लकड़ी होती है, उनमें चीमड़पन की क्वालिटी पाई जाती है। वो आप उनको अगर मोड़ने की, लोड लगाने की आप प्रयास करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, दूसरे आकार में चले जाएंगे, लेकिन वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीमड़पन क्वालिटी होती है। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बिना लोड लगाए अपन नहीं पता कर सकते। मैंने जहां पे बताया ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे हर जगह लोड लगाया है, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो, मतलब खिंचाव बल हो, या फिर संपीड़न वाला बल हो, या फिर उसमें हम टॉर्क लगा रहे हो, या फिर शियर फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ पे बिना फोर्स के हम ये क्वालिटीज को, ये प्रॉपर्टीज को हम नहीं देख सकते, इसीलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो दोस्तों ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं लौ धातु है और अलौ धातु में अंतर क्या है। बहुत ही बेसिक से अंतर होते हैं, लेकिन कभी कभी हमको डाउट हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वेट की बात कर लेता हूं, तो कौन सा लौ धातु ज्यादा भारी होती है या फिर अलौ धातु ज्यादा भारी होती है, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों चलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लौ धातु में और अलौ धातु में।
तो लौह धातुएं कैसी होती हैं? लौह धातुओं मतलब यहाँ पे साफ है कि लौह धातुएं जो होंगी उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और आयरन वहां पे उपस्थित होगा। लेकिन अलौह धातुएं कैसी होंगी? वहां पे आयरन जो लोहा है वो उपस्थित नहीं होगा बिल्कुल भी, वहां पे लोहे की मात्रा नहीं होगी। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखता हूं तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएंगे अलौह धातुओं में? एल्यूमिनियम, और क्या है यहाँ पे? सिल्वर, और क्या है? ब्रास, मैग्नीज। ये सभी धातुएं क्या है? ये अलौह धातु है। और लौह धातु में क्या है? लौह धातु में अपना आयरन, ठीक है, उसके बाद स्टील, ये क्या है? ये लौह धातु है। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं कि लौह धातुएं भारी होती है। आपने भी फील किया होगा कभी उठा के कि लोहे की कोई भी वस्तु आप उठाइए तो वो भारी लगी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक रॉड ही ले लें लोहे की तो वो भारी लगेगी, और वहीं अगर उसके स्थान पर आप एक एल्यूमिनियम की रॉड लें या कॉपर की रॉड लें तो वो अपेक्षाकृत इसके हल्की होगी, ठीक है। तो आप बाहर से भी समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा भारी है, लौह धातु होंगी। उसके बाद हम कलर से भी देख सकते हैं कि जो लौह धातु का कलर होता है वो अक्सर एक काले या फिर भूरे रंग का ही होता है, ठीक है। जो काला भूसा होता है, धूसर होता है, भूसा कलर की होती है, ठीक है। और ये क्या होती हैं? जो अलौह धातु है वो अलग अलग कलर की हो सकती है। जैसे पीतल की मैंने बात की थी कि थोड़ा सा पीले कलर की होती है, सिल्वर जो है वो व्हाइट कलर का होता है, एल्यूमिनियम भी व्हाइट कलर का होता है। इसलिए अलग अलग कलर की यहाँ पे धातुएं हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूं इनके गलनांक की, मतलब इनका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है। तो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे वो धातुएं क्या होने उबलने लगे, है ना, जो उसका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर कितने में वो उबलने लगता है? कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनका गलनांक ज्यादा होता है। अगर मुझे एक लौह धातु को अगर मुझे गलाना है उसको या फिर उसकी बॉइलिंग करनी है तो उसके लिए ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा हीट की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनका क्या हो रहा है? यहाँ पे गलनांक ज्यादा है और इसका कम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करता हूँ आयरन की, तो आयरन का गलनांक होता है कितना? 1539 डिग्री सेल्सियस। आपको समझना होगा ये कितना लिखा है? 1539 डिग्री सेल्सियस लोहे को गलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक मेटल की, किसकी? एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का गलनांक टेम्परेचर आपको पता होगा कितना है? 660 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं कितना कम टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1539 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे उसको गलाने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये कब भंगुरता का अपना जो गुण है वो दिखाती है। तो अगर ये ठंडी अवस्था में है, अगर आयरन को मैं बहुत ज्यादा ठंडा कर दूं और उस पर एक बार हैमरिंग करूं, बहुत ज्यादा उसको ठंडा कर दिया कहीं पे भी रख के और उस पर एक बार हैमरिंग करूं, बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। तो ठंडी अवस्था में क्या होता है? ये भंगुर होती है, ठीक है। भंगुर वाली क्वालिटी आपको बता दिया, ब्रिटलनेस की क्वालिटी कि कोई अगर ब्रिटल मटेरियल है, भंगुर मटेरियल है तो वो क्या होगा? उस पर अगर लोड लगाते हैं एक लिमिट से ज्यादा तो वो 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कांच ले सकते हैं। कांच में अगर अपन क्या करते हैं? एक बार हैमरिंग की जरूरत नहीं, आपने एक पत्थर फेंका और क्या होता है? वहां पे कांच कई टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उस तरह की जो ब्रेकेज आती है, कांच बहुत ही ज्यादा भंगुर होता है, तो वो क्वालिटी दिखाती है। उसके बाद अपन देखते हैं इस तरफ अलौह धातुएं क्या होती हैं। तो अलौह धातुओं में ये गर्म अवस्था में भंगुर होती हैं। ठंडी अवस्था में इनमें जो डक्टाइल की जो तन्यता की क्वालिटी होती है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर इनको गर्म कर दें कभी भी, जैसे मैं एल्यूमिनियम को गर्म कर दूं, फॉर एग्जांपल आपने एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी, तो अगर वो ठंडी है तो बहुत नरम रहती है, कभी भी आपने ब्रेड में उनको लपेटा होगा, ठीक है। तो जब वो ठंडी अवस्था में है तो क्या होती है? वो नरम होती है। लेकिन मैं उनको अगर हीट कर दूं, हीट करने के बाद क्या होगा? हीट करने के बाद काफी टफ हो जाएंगी, ठीक है, हार्ड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगी? वहां पे भंगुर बन जा रही है, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएंगी और उनको एक बार ब्रेक करेंगे तो एक बार लोड लगाए वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये अंतर भी आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद कौन सा ज्यादा कठोर है और शक्तिशाली है, तो आप लोग भी जानते हैं इसकी क्वालिटी जब हम पढ़ते आ रहे हैं इनमें क्या क्या है। तो क्या होगा? ये भारी भी ज्यादा है, इसका गलनांक पॉइंट भी ज्यादा है, ठीक है। आयरन मुख्य मात्रा में है और आयरन आपको पता है कि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बस उसमें एक ही प्रॉब्लम क्या है कि ये भंगुर होती है ठंडी अवस्था में, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन बाकी चीजें इसमें बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये भारी भी होता है तो शक्तिशाली भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये कठोर होता है और शक्तिशाली होता है, ठीक। और यहाँ पे क्या बता रहा है? जो अलौह धातु होती है वो नरम होती है। आपने एल्यूमिनियम देखा होगा, कॉपर देखा होगा, ब्रास देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या होती है? नरम होती है। अब कौन सी सस्ती कौन सी महंगी? तो सस्ती महंगी का तो इससे है कि अपने जो प्राकृतिक नेचर है, ठीक है, तो उसमें कौन सी धातुएं कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो आपको भी पता है कि जो लौह धातु है बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और जो ये अलौह धातु है, कोई भी, जैसे मैं बात करता जाता हूँ
कि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन उससे महंगे जैसे गए अपन ने ब्रास में गए, ठीक है, मैग्नीज में गए, जिंक में गए, तो ये धातुएं कम मात्रा में पाई जाती है तो इनकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। सिल्वर की बात करते हैं, उसके बाद गोल्ड की बात करते हैं। ये सिल्वर है Ag और Eu मतलब गोल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, धीरे धीरे जिनकी मात्रा अपने जो प्राकृतिक चीजें हैं, है ना, खनन या माइंस है, वहां पे जिनकी मात्रा कम पाई जाती है वो अक्सर महंगी होती है और इनका यूज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा ना होने की वजह से या महंगी होने की वजह से अपन इनका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब लास्ट एक अंतर देख लेते हैं कि जो लौह धातुएं होंगी उनमें एक गुण देखने को मिलेगा चुंबकीय का, वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, ठीक है। लेकिन लौह धातुओं में ये गुण कभी देखने को नहीं मिलता, चुंबकीय गुण इनमें पाया ही नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये सभी अंतर आपको समझ आ गए होंगे कि लौह धातुएं कौन सी होती हैं और अलौह धातुएं कौन सी होती हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे अपन ये वीडियो को एंड करने वाले हैं दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि जो आयरन हो रहा है, जो हमको प्राकृतिक से क्या मिल रहा है, जो आयरन के अयस्क हैं, लौह अयस्क है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोहा बना रहे हैं, फिर उससे स्टील बना रहे हैं। और स्टील तो आपको भी पता है, स्टील का यूज बहुत ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि स्टील में वो सभी क्वालिटीज है जो हमारे जो डेली लाइफ के लिए यूज आ रही है, हर जगह स्टील में वो सभी क्वालिटीज उपलब्ध होती है। तो मैं बताऊंगा कि स्टील का यूज सबसे ज्यादा क्यों होता है, उसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि आयरन ओर से स्टील बनाने में बीच में कौन कौन सी प्रोसेस होती है और उनमें कौन कौन सी फर्नेस यूज की जाती है, कौन कौन सी भट्टियां लगती हैं। तो आपने भी नाम सुना होगा 2-3 भट्टियों के नाम, जैसे क्यूपोला भट्टी होती है, दूसरी है बेसेमर परिवर्तक या कन्वर्टर, और इस तरह की जो भट्टियां हैं वो यूज की जाती हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इनके मदद से ही अपन क्या करते हैं, आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और स्टील बनाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, टाइप ऑफ कास्ट आयरन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कास्ट आयरन तो हमने पढ़ लिया, अब कास्ट आयरन जो बना यहाँ से, हम लोग यहाँ पे जब आयरन आर में पढ़ेंगे तो यहाँ पे कास्ट आयरन भी बनेगा। तो कास्ट आयरन मतलब कि ढलवा लोहा, ठीक है। तो ढलवा लोहा जब बनता है तो उसके भी कई सारे टाइप होते हैं, ठीक है। ढलवा लोहा, तो ढलवा लोहा के कई सारे टाइप है, जैसे ग्रे कास्ट आयरन है, व्हाइट कास्ट आयरन है, चिल्ड कास्ट आयरन है, ठीक है। तो उनके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद आगे अपन क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्टील, जैसे लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, ये सब क्या होती हैं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। माइल्ड स्टील, ये सभी चीजें आपने भी माइल्ड स्टील सुना होगा, लेकिन माइल्ड स्टील और ये कौन सी स्टील होती है, उसमें कार्बन परसेंटेज क्या होता है, हम स्टील को उसको बोलेंगे कितने कार्बन परसेंटेज पे बोलेंगे, कितने कार्बन परसेंटेज पे उसको आयरन बोलेंगे या कास्ट आयरन बोलेंगे, वो चीजें हम सब आगे समझने वाले हैं इस चैप्टर में, ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं अपन। और सबसे लास्ट में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे जो नॉन फेरस मेटल्स हैं, जिनमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती। हम तो अभी ये सभी बात कर रहे हैं किसकी, जिनमें आयरन की मात्रा है। आप यहाँ पे देख रहे हो आयरन और उसी से स्टील बना, तो यहाँ पे भी आयरन उपलब्ध है। टाइप ऑफ कास्ट आयरन, एब्सोल्युटली यहाँ पे क्या है, आयरन है। टाइप्स ऑफ स्टील, यहाँ पे भी आयरन है। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा, ये फेरस मेटल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नॉन फेरस की पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन फेरस में मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपके कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ना अपने को। कॉपर के बारे में, कॉपर की कौन सी क्वालिटीज हैं, हम उनका गलनांक टेम्परेचर क्या होता है, कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रास है ना, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, मैग्नीज है, जिंक है, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल से। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।